तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। सबसे पहला नंबर सवाल है, सवाल नंबर 66। इसमें क्या कहा गया है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु को मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। कंटिन्यू करा उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, अभी भी जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 वाले स्टूडेंट की बात करें तो अभी भी आपके पास मौका है। समय बहुत कम है तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। कौन सा सेक्शन वीक है जो आपका मॉक टेस्ट होता है उसके बाद आपको पूरा एनालिसिस देखने को मिलता है, कितने सवाल आपने करेक्ट किए हैं, कौन से स्पेशल टॉपिक से आपके सवाल गलत हो रहे हैं, वो सभी आप डिटेल्ड एनालिसिस करके अपना सब्जेक्ट को बूस्ट कर सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक पर आपको ऑफर चल रहा है जिसमें गोल्डन टिकट ये सेल बैक दोबारा आ चुकी है। इसमें आपको 12 के बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है पास में। साथ ही साथ TTG के कूपन कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा 39 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये ऑफर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस कूपन कोड से आप सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चंस का क्या यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप 20% को लिख सकते हो 1/5 और 25% को भिन्न में आप लिख सकते हो 1/4। अब आप लिख लीजिए CP MP यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस प्रकार से लिखती है। सबसे पहले छूट की बात करते हैं। 4 पर 1 की छूट दी जा रही है, यहाँ से 4 पे 1 की छूट दोगे तो इस प्रकार से लिख दोगे, 3 हो चुका है। अब लाभ कितने का उतरा है, 20% का, और 20% को भिन्न में 5/1/5 यानी 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 से ये 6 हो चुका है। अब देखो आपके पास दो अनुपात अलग अलग आ चुके हैं, आपको एक अनुपात में ये दिन को व्यक्त करना है। तो जो कॉमन दे रखा है, जैसे सेलिंग प्राइस में दोनों वैल्यू दे रखी है, तो इनको आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दोगे। बाद में जो बचे हुए हैं उनको आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे इस प्रकार से। 5 को 3 से करोगे तो 15 आ जाएगा, 4 को 6 से करोगे तो 24 आ जाएगा, और ये आपका 18 आ जाएगा। अब उसने पूछा गया है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए। तो अंतर देखोगे तो यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। किस पर? 15 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही अंकित मूल्य को अंकित किया जाना है। तो कितना अधिक क्रय मूल्य से? 9 अधिक किस पर? 15 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आप इसको 3 से काटते हो तो इतना आ जाता है, इतना। तो ये 3 × 5 से इसको काटोगे तो 20% आ जाएगा, ये 60% अधिक अंकित करना पड़ेगा, पहली चीज। अब बात करते हैं सवाल नंबर अपने 66 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 3 की पावर 21 को यदि 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। शेषफल की बात की गई। तो सबसे पहले यदि 5 के विभाजित किया जाता है और शेषफल पूछा जाता है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 आता है या 5 आता है, वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। यानी कि एक चीज यहां से समझिए कि यदि 0 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो इकाई के स्थान पे यदि 0 होता है तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। या फिर एक संख्या इस प्रकार से दे रखी है, हमें पूछा जाए कि शेषफल क्या होगा यदि इसको 5 से विभाजित किया जाए, तो हम केवल इकाई के अंक से बता सकते हैं। कैसे? कि देखो 5 3 2 0 इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं। 2 को अलग लिख दिया और इतने को अलग लिख दिया है मैंने। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे 0 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है, तो ये तो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? इकाई का अंक बचेगा आपका। वहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कितना शेष बचेगा। इस प्रकार से आप पता कर सकते हो, ठीक है, केवल किससे? इकाई के अंक से। तो जब भी आपसे 5 की डिवाइड कर कर ये पूछा, 5 से विभाजित कर कर पूछा जाए कि शेषफल कितना बचेगा, तो केवल आपको उसका इकाई का अंक निकालना है और वहां से आप पता कर सकते हो इस प्रकार से। तो अब देखो 3 की पावर 21 को यदि 5 से विभाजित करते हैं तो सबसे पहले 3 की हमको साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी कि इकाई के स्थान पर कब कब क्या क्या आता है। साइक्लिसिटी का मतलब बार बार रिपीट होकर क्या आता है। जैसे 3 की पावर 1 की बात की जाए, यानी कि 3 आएगा। 3 की पावर 1 की बात की जाए तो लास्ट में 3 ही आएगा। उसके बाद में 3। 3 की पावर यदि 2 की बात की जाए, यानी कि 3 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 9 आया। अब 3 की पावर 3 में जब इस 9 को वापस हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केवल इकाई की बात कर रहे हैं, 7 आ जाएगा। 3 की पावर 4 की जब बात करते हैं, 7 को एक और 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तो कितना आएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। उसके बाद में 3 की पावर 5 आता है, और 3 की पावर 5 को वापस से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो कितने से, 3 की पावर 5 यानी कि 1 को वापस से 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस 3 आ जाता है। तो कितने के बाद में रिपीट होने लग जाता है, चौथे के बाद में वापस से रिपीट होने लग जाता है। यानी मैं इसको 4 की पावर में तोड़ लेता हूँ। किस प्रकार से, अब देखो मुझे पता है कि 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने तोड़ लिया। या फिर आप इसको और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करो, तो मैं इसको लिख दूं इस प्रकार से कि और अच्छे से दिख जाए। ये हो गया। अब इसका इकाई का अंक कितना आएगा, हमें पता है 4 चौथे स्थान पर कितना आता है, 1 आता है, यानी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्या आ चुका है, आपका इकाई का अंक आ चुका है। अब इकाई का अंक हमें मिल चुका है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसको यदि 5 से विभाजित करोगे तो 3 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। आप केवल डायरेक्ट इकाई के अंक से बता सकते हो जब भी 5 की बात आए। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 68 की। आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 8 दे रखा है। हमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। यदि ये k के बराबर होता है तो ये k स्क्वायर -2 होता है। 8 का स्क्वायर करोगे 64, -2 करने पर 62 आ जाएगा। ये हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 69 की। यदि एक ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए, 8,000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए 8,820 रुपए हो जाती है। यानी मूलधन दे रखा है ये आपको, और ये आपको मिश्र धन दे रखा है। तो पूछा गया है 2 वर्ष के बाद में हो जाती है, तो दर पूछी गई है किस दर से ये हुई। तो जब भी आपको दर नहीं दी गई है तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लो कितने सालों के लिए दिया गया। यहाँ पर 2 सालों के लिए दिया गया। तो हम क्या करेंगे, 8,000 की जो राशि थी इस प्रकार से मिश्र धन और मूलधन को लिख लेके अब इनको काटने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक कटते हैं ये। तो 0 से देखो 0 कट गया, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 400 आ जाएगा। ये 441 हो चुका है। अब 2 साल की यदि बात की जाए तो आप स्क्वायर चेक करोगे किसका बन रहा है। यदि 3 साल की बात की जाए तो आप क्यूब के रूप में बदलने की कोशिश करोगे। तो 400 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 20 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 21 का स्क्वायर होता है। तो जब 1 साल की बात की जाए, ये तो आई है 2 साल की बात की, 400 से 441 कोई राशि कितने साल में हुई, 2 साल में। 1 की बात की जाए तो यानी कि 20 से 21 हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना दे रखा है, 1 दिखाई दे रहा है। और एक जो ब्याज है, यदि हम इसको 1 साल के ब्याज को हम परसेंटेज में ही दर कहते हैं। एक ब्याज 20 पर आया है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 5% आ चुका है। यही आपकी दर होगी। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आपका। अब देखो सवाल नंबर 70 की बात करते हैं। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनके गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। कहाँ तक कॉमन आ रहा है, सबसे पहले हम कॉमन ले रहे हैं, 10 को कॉमन ले लें। क्या बचा यहाँ पर, 10 को कॉमन, यहाँ पे 12 बच जाएगा, यहाँ पर 45 बच जाएगा। जीरो दोनों में से कॉमन ले लिए। अब और क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 तो आ चुका है, 3 को और कॉमन ले लेते हैं। 3 यदि कॉमन लेते हो तो यहाँ 4 बच जाता है। ऐसे लिख दो, 3 को अब ले रहे हैं कॉमन, तो 3 को यदि कॉमन लेते हैं, या 10 ही लिख दो सर, 10 इंटू 3, यहाँ कॉमन लिया 4 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया, 15 बच गया। और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब आपको यदि एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो कॉमन आया वो, यानी कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। बाकी जो गुणनखंड बचे 4 इंटू 15, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, ये आपका 30 है। पूरा कितना आ जाएगा आपका, 1800 आ जाएगी आपकी राशि। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 71 की बात करते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, 71 के अंदर एक संख्या a का 50% संख्या b में जोड़े जाने पर b के 25% बढ़ जाती है, तो संख्या a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना कि a का 50% एक संख्या b में यदि जोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, b संख्या कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई। यानी b पहले 100 थी तो अब 25% अधिक हो गई, या फिर आप लिख दो b प्लस इतना। तो इधर भी b है, इधर भी b है, कट गया। तो यहां से क्या पता चला आपको कि a का 50%
बी के 25% के बराबर है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि देखो ए का जो 50%, यानी कि एक संख्या में जो 50% दूसरी संख्या का जोड़ा जाता है, उसी की वजह से तो ये 25 बड़ा है। यानी कि ए का 50% डायरेक्ट आप कह सकते हो बी के 25% के बराबर होगा। यदि नहीं तो फिर आप इस प्रकार से कर लीजिए। ये हो चुका है हमारा। अब देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज का साइन कट जाएगा। आप यदि इनको सॉल्व करते हो तो ये 25 से एक बार जाएगा, ये 25 से दो बार जाएगा, इस प्रकार से। तो ए अनुपात बी की यदि बात करते तो वो कितना हो जाएगा, आप इनको उल्टा लिख दो, यानी कि यहां पर एक लिख दो और यहां पर दो लिख दो, यही अनुपात हो जाएगा आपका, 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सवाल नंबर 72 की बात करें, इसका आपसे परिमेय गुणनखंड पूछा गया है। तो देखो यदि हम इसके गुणनखंड करते हैं तो क्या क्या गुणनखंड हो सकती है। एक तो ये संख्या खुद ही गुणनखंड हो सकती है, ठीक है। एक इसमें देखो 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 3 हो सकता है, और एक इसमें √3 का भी जा सकता है तो √3 हो सकता है। तो ये गुणनखंड हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। अब आपसे परिमेय गुणनखंड की बात की जा रही है, तो ये राशि अपरिमेय, क्योंकि इसमें √3 है। √3 चलता जाता है, रुकता नहीं है। आप जब इस √3 का मान निकालते हो 1.732 और फिर आगे से आगे इस प्रकार से आता रहता है, ठीक है। इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर भी √3 है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा बचा, केवल 3 जो है वही हमारा परिमेय गुणनखंड है। तो आपका ये हो जाएगा 3, जिस ऑप्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 3√3 का परिमेयकारी गुणनखंड बताना है। परिमेयकारी गुणनखंड पूछा है, यदि परिमेय गुणनखंड पूछते तो ये हो जाता। और परिमेयकारी का मतलब है कि जो परिमेय बनाएगा इसको, ठीक है। परिमेय गुणनखंड पूछते तो 3 हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। और परिमेयकारी लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो परिमेय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किस से और मल्टीप्लाई किया जाए, √3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 × 3, √3 कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से किस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको एक परिमेय गुणनखंड बनाने के लिए, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये हो जाएगा परिमेयकारी गुणनखंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने 6% शेयर पर 104 रुपए में 10,400 रुपए लगाए और 10.4% शेयर पर 143 रुपए में इतने रुपए लगाए। इतने का निवेश कर और उसको पूछा गया आय कितना हुआ, यानी कि शेयर से उसको फायदा कितना हुआ। अब देखो टोटल उसने एक तो इतना लगाया है और एक इतना लगाया। यहाँ पर जो 104 है, ये एक शेयर का क्या था, हाल ही में जो मार्केट प्राइस जितने पे उसने खरीदा है वो है, और यहाँ पर ये भी मार्केट प्राइस है जितने में उसने ये वाले शेयर खरीदे हैं। अब 6% क्या है कि ये जो डिविडेंड है ये किस पर इस प्रकार से दे रखा है ना, यदि 6% शेयर, यानी कि स्टार्टिंग में शेयर की वैल्यू 100 थी और आपको 6% उस पर डिविडेंड मिल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको 100 मानना पड़ेगा। ये 100 होगा शेयर की इनिशियल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं उसको, अंकित मूल्य, यानी कि उस पर जो अंकित है जब उसको स्टार्टिंग में निकाला गया था, तो या तो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू बोल दो। वो क्या है, 100 है। 100 पर आपको कितना शेयर मिल रहा है, 10.4%। 10.4% शेयर मिल रहा है। तो देखो उसने कितने में खरीदा है, एक शेयर 104 में खरीदा है। और जो भी आपको डिविडेंड या परसेंटेज जो आपको फायदा मिलता है ना, वो जो उस पे शेयर पे फेस वैल्यू पे लिखा होता है, स्टार्टिंग में जितने का रिलीज हुआ था वो उस पर मिलता है। वो कितना है, हम हमारा 100 रुपए है। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं, दोनों का अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ शेयर की यदि बात करें, पहली स्कीम में यदि बात करें कि उसने N1 कितने शेयर खरीदे, कैसे निकालेंगे, टोटल उसने लगाए इतने रुपए और एक शेयर की वैल्यू है इतनी, तो जब भाग दोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपको शेयर पता चल चुके हैं कितने। दूसरे में भी ऐसे ही बात करते हैं, टोटल उसने कितने पैसे लगा दिए, इतने पैसे लगाए, एक शेयर की वैल्यू यहाँ पर इतनी थी। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास 80 आ जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर 80 आ चुका है, यहाँ से 100 आ चुके हैं। अब देखो उसको 100 पर कितने का फायदा हो रहा है, 6% का फायदा हो रहा है।
यानी कि 100 रुपए स्टार्टिंग थी वैल्यू, कितने का फायदा हो रहा है, 6 का फायदा हो रहा है। अब फायदा क्या है, उस फेस वैल्यू पर ही मिलेगा, यानी कि 100 रुपए पर कितने का फायदा हो रहा है, 6 का फायदा हो रहा है। ठीक, टोटल कितने शेयर है, 100 शेयर है, तो हम कह देंगे यहाँ से 100 × 6, तो यह आपका 600 रुपए का यहाँ पर आपको फायदा हो गया, ये हो गया। दूसरे की यदि बात की जाए, यहाँ पर 80 शेयर थे, कितने का फायदा हो रहा है, 10.4 का एक पे फायदा हो रहा है, 10.4 रुपए का एक पे फायदा हो रहा है, तो टोटल पे कितना हो जाएगा, तो दशमलव से जीरो कट जाएगी, ये 4 8 32, और यहाँ पर आ जाएगा 4 8 32, और यहाँ पर 8, इतने का फायदा हो रहा है यहाँ से। तो टोटल फायदा कितने का हुआ, यानी टोटल आय पूछी जाए कितनी हो गई है, उसको जो फायदा हुआ है 600 प्लस 832, यही तो उसकी आय हुई है, यानी कि 3214 रुपए ये हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी, न कि 14.32 नहीं होगी, 1432 रुपए उसकी आय होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मगर ये पॉइंट में नहीं आएगा, इस प्रकार से आएगा, 1432 आएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 74 की बात करते हैं। इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन इतना था, तो पिछले वर्ष का वेतन कितना था, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 5% की। 5% को भिन्न में क्या लिख सकते हो आप, 1/20 लिख सकते हो, यानी पहले 20 था तो अब कितना हो चुका है, 21 हो चुका है, एक बढ़कर। अब 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 1806, और पूछा गया है 20 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि 1806 को 21 से भाग दो। अब इसको यदि मैं 3 से काटता हूं तो ये 6 बार जाता है, 0 2 हो जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा। 7 का यदि भाग देते हो आप, 7 8 56 हो जाएगा, और 7 6 42, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 86 आ चुकी है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 86 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 0 लास्ट में, और बाकी डबल कर दो, ये 12 21 16 और 1 17, इतना हो जाएगा, 17 20, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 75 की बात करें, रुपए 8200 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाना है कि ए को बी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सी का हिस्सा बताना है। 3 लोग कौन कौन है, ए बी सी है। अब ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, 500, यदि मैं इसको x मानूं तो इसको कितना मिलेगा, x प्लस 500 मिलेगा। अब सी को ए से मिल रहा है 300 अधिक, यानी ए को इतना मिल रहा है, तो सी को इससे 300 अधिक, यानी कि x प्लस 800 मिलेगा। 300 और जोड़ दो ए में, टोटल इतना मिला है प्रत्येक को, इस हिसाब से यदि तीनों को जोड़ा जाता है, कुल टोटल 8200 मिलता है। यहाँ पर तीनों को कुल टोटल जोड़ा जाता है तो 3x, और ये आपका 1300, इतना, ये किसके बराबर आएगा, 8200 रुपये के बराबर आएगा। तो 3x बराबर 1300 को यदि उधर ले जाते हैं, कितना आएगा, यदि आप इसमें से कितना आएगा, ये 13 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इस 13 की बजाय 12 को इसमें से घटाते तो आपके पास 70 बचता, मगर यहाँ पर 13 है, इसका मतलब एक और कम करना पड़ेगा, इतना बचेगा। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। अब आपसे c का हिस्सा पूछा गया है, c कितना है, x प्लस 800 है, तो 2300 प्लस 800 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 00 8 1 11 एक यहाँ सल 3, इस प्रकार से आ जाएगा, 3100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 76 की बात करते हैं। ये दे रखा है आपको, इसका मान पूछा गया है, ए दे रखा है, बी का मान -3 दे रखा है, और इसका पूरे का मान पूछा गया। अब आप यहाँ पर ए की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू, यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर बी की वैल्यू रखोगे, और मान निकालोगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, ये देखो पूरा एक आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। यदि मैं कहूँ, ये आपका 3a² हो चुका है, ये आपका 2b³ हो चुका है, इस प्रकार से हम पूरे का क्यूब, और बाकी की यदि बात की जाए तो ये 2 टर्म्स आ चुकी है बीच वाली। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब। क्या होता है, a³ कर देते हैं हम सबसे पहले, फिर b³ होता है एक, फिर क्या करते हैं हम कि आपके पास ab² और b
ए स्क्वायर बी, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है ये। अब इसको यहाँ पर ए का मान और बी का मान आपका क्या क्या है, ए का मान 3a है और बी का मान आपका -2a है, -2b है, इस प्रकार से है। ये आपका आ चुका है और क्यूब करना पड़ेगा इस पूरे फॉर्मूले का। यहाँ बीच में ये दो मान है, ये पूरा फॉर्मूला हो चुका है, ये मान आ चुका है। अब आप इसमें मान रख दो। अब फाइनल जो वैल्यू आई है उसके अंदर आप मान रख दो। मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये भी आपका 6 हो जाएगा प्लस का। तो ये आपका 6 और 6 12 हो चुका है। 12 का आपको क्यूब करना है और 12 का क्यूब कितना होता है, ये आपका 17 28 होता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। सवाल नंबर 77 की बात करते हैं। क्या कहा गया है, 1000 रुपए पर 1 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। यानी कि एक तो इसमें लगाना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल के लिए, एक ये 1 साल के लिए ही अर्धवार्षिक रूप से लगाना है, और दोनों में कितने का अंतर है ये पूछा गया है। अब देखो बात करते हैं, जब प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर लगाया जाता है, वार्षिक आधार पर लगाया जाता है, तो पूरे साल पर एक ही बार ब्याज आएगा 10% के हिसाब से। जब अर्धवार्षिक लगाया जाता है तो दर क्या हो जाएगी, प्रत्येक के लिए अर्धवार्षिक यानी 6-6 महीने के लिए 5-5% हो जाएगी। इसको आप पूरे साल के लिए कंपाउंड करोगे तो 5 + 5 और ये आपका 25/100 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 10.25 हो जाएगी दर आपकी, जब अर्धवार्षिक तौर पर करते हो। तो पूरे साल की यदि कंपाउंड दर निकालते हैं तो 10 पॉइंट आपकी 25% आ जाती है। अब आपको पूछा गया है, इनका अंतर पूछा गया है, तो हम सबसे पहले यहीं पे अंतर निकाल लेते हैं। कितने का आएगा, 0.25% का अंतर आएगा, 0.25% का अंतर आएगा। यानी 1000 का अब हमको डायरेक्ट 0.25% निकालना है, ये आपको मान निकालना है। इसको हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगी, 2 जीरो यहाँ से कट गई, 1 जीरो यहाँ से कट गई, तो हम कहेंगे 2.5 मेरा आ चुका है इनका अंतर रुपए के अंदर। कितना, 2.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 78 की बात करें, अब आपको भाग की जगह चेंज करने हैं साइन। जहां भाग है वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, और दूसरा जहां पर 10 है वहां पर 5, जहां पर 5 है वहां पर 10, इस प्रकार से चेंज करना है आपको, और बताना है कि कौन सा समीकरण का सही मान होगा। तो चलो मैं आपको एक निकाल कर बता देता हूँ, वापिस बाकी सारे इसी प्रकार से करने हैं। इसको आप मुख जबानी करने की कोशिश करो, देख के पहला ऑप्शन जैसे आपके सामने है उसको मुख जबानी करने की कोशिश करो, उससे स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि ऐसे सवालों में क्या है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है यदि हम लिख के करते हैं तो। जैसे कि देखो, आप ऐसे ध्यान रखो कि जो भाग दिखाई दे रहा है ना मेरे को, मैं उसको इंटू पढ़ूंगा, और जो इंटू दिखाई दे रहा है उसको भाग पढ़ूंगा। इसी प्रकार से जो 10 दिखाई दे रहा है मैं उसको 5 पढ़ूंगा, और जो 5 दिखाई दे रहा है उसको 10 पढ़ूंगा। तो देखो ये 5 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 150 आता है, और 150 में आपको 10 का भाग देना है तो कितना आता है, 15 आ जाएगा, नहीं कि 70 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो चुका है। इस प्रकार से आपको लास्ट ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। 30 में आपको 5 का भाग देना है तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये राइट हो गए। तो इसको आप है ना मुख जबानी कोशिश कीजिए इसको करने की, जिससे क्या है कि टाइम बच सके, और आपको कैलकुलेशन करने में भी आपकी जो कैलकुलेशन है स्पीड वो भी फास्ट होगी। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। ए का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 90 एक पूर्ण घन बन जाए। तो ये पूरी की वैल्यू घन बन जाए, इसके लिए ए का मान क्या रखा जाना चाहिए। तो आप जो बचा हुआ भाग है यानी कि 90 है, उसको आप क्या कीजिए, अभाज्य टुकड़ों में तोड़ लीजिए। जब हम 90 के टुकड़े करते हैं तो क्या आएगा, एक तो आपके पास पता चला कि 3 का स्क्वायर, यानी 9 को तोड़ा तो 3 का स्क्वायर हो गया, बाकी बचा 10। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो ये अभाज्य टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक की जो पावर है ना घन बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए, क्योंकि घन बनाने के लिए 3 का गुणज, और यदि वर्ग बनाना होता तो 2 का गुणज। तो अब देखो 3 की पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हमें 3 को एक पावर कितनी और करनी पड़ेगी, यानी 3 का गुणज बनाने के लिए
पावर 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 की a की पावर दे रखी है तो 2 की पावर 2 से करना पड़ेगा। 5 की भी a की पावर है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इस प्रकार से। अब देखो पावर है ना, 3 की पावर आपस में जुड़ जाएगी तो कितना बन जाता है, यहां से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 की पावर 3, ये 3 का गुणज हो गया। इसी प्रकार से 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। तो ये अब क्या बन चुका है, पूर्ण घन बन चुका है। पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, वही हमारा a का मान है। तो देखो किससे करना पड़ा, एक 3 से करना पड़ा, 2 की पावर 2 को हम कहेंगे 4 और 5 की पावर 2 को 25 कहेंगे। 4 को 25 से करोगे तो ये 100 इंटू 3 यानी कि 300 हो चुका है ए का मान। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, तो क्या कहा गया है, यदि एक्स वाई जेड के 3 गुणनखंड ये है, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है हिंदी में। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक्स वाई जेड 3 गुणनखंड है किसके, इसके। इंग्लिश में सही लिखा गया है। तो देखो एक्स वाई जेड इसके 3 गुणनखंड है, आपको इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले आपको इसके सरल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो ए क्यूब को तो ऐसा का ऐसा रहने दो। 7 की बात करते हैं तो इसको आप लिखोगे ए में लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो पहले 2 की यदि बात की जाए तो यहां से ए कॉमन आ जाएगा, मेरे पास ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस, इसको इस प्रकार से, तो यहां से मेरे पास a -1 बच जाएगा। यहाँ पे यदि बात करते हैं माइनस कॉमन आया, 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a+1 हो जाएगा क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन आ चुका है। ये आपका a² है, इस प्रकार से आ चुका है। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a² -1 है, इसके यदि हम टुकड़े करते हैं ना तो क्या टुकड़े होते हैं, एक तो आपका होता है a+1 और a-1, a-1, ये आपका 6a+1, इस प्रकार से। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले a+1 कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचा, a-1 और यहाँ पर 6 बचा। अब आपको इसको वापस से ओपन करना पड़ेगा, a² बन जाएगा, दूसरा a हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो ये आपके पास अंदर जो ब्रैकेट में बची है वो एक द्विघात इक्वेशन बन चुकी है, इसके और गुणनखंड कर सकते हैं हम। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6 है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, हम यहाँ से यदि लिखें इसको a², इसको मैं 3a लिख दूँ, फिर घटाने पर और माइनस साइन आना चाहिए, इसका मतलब +2a -6, मैं ये लिख सकता हूँ। ऐसा यदि लिख सकता हूँ तो एक तो आपके पास 1+1 है, इसके गुणनखंड की यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की यदि बात की जाए तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a-3 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a-3, इस प्रकार से। तो आपके 3 गुणन क्या हो जाएंगे, एक तो a-3 हो जाएगा, यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा, और एक गुणनखंड और हो जाएगा a+2, ये हो जाएंगे 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो इनमें से एक को आप x के बराबर मान लो, दूसरे को y के बराबर मान लो, तीसरे को z के बराबर मान लो, 3 गुणनखंड यही तो है हमारे। तो अब देखो इन तीनों को यदि हम जोड़ना है, यानी कि पहला क्या था आपका, a+1 था, दूसरा क्या था a-3 और तीसरा क्या है a+2, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो a कितनी बार है, 3 बार है, तो हम कह देंगे 3a जोड़ने पर। और उसके बाद में एक और एक 3 और -3, तो ये 0, तो इतना बच चुका है केवल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 81 की बात करते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो देखो ऐसे ध्यान रखिए कि एक आदमी एक दिन में m यूनिट बनाता है किसी चीज की, तो 12 दिन के अंदर वो क्या कितनी बना देगा, कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति m यूनिट बनाता है,
कुछ व्यक्ति मान लिया कि एक्स व्यक्ति मान लिया, एक्स व्यक्ति एक दिन में एक्स इंटू एम यूनिट बनाते हैं और 12 दिन के अंदर पूरा काम खत्म कर देते हैं, इतना काम। अब ये काम दोगुने व्यक्ति की बात कर रहा है, तो एक आदमी एक बनाता है, दोगुने हो चुके हैं यानी कि 2x कर दो। और काम कितना हो चुका है, काम की बात तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसको मैं y मान लेता हूँ, या हाँ y मान लेता हूँ, y की वैल्यू हमें निकालनी है। अब वो कह रहा है कि ये पूरा एक काम था और यदि काम का आधा ही करना है उनको तो कितना समय लगेगा उनको, आधे का मतलब 1/2, आधा ही काम करना है। तो देखो mx ये आपस में कट गए और ये 2 उधर चला जाएगा, 1/2 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ कितना बचेगा, y बराबर आ जाएगा आपके पास 12/2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में पूरा काम। 2 यहाँ पर भी है, ये 2 और नीचे आएगा यानी कि 1 2 और आएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 82 की बात करते हैं। एक लड़के के पास 2 रुपए है, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है, यानी 2 का है, 5 का है, 10 का है और 20 का है, कुल 740 रुपए। अगर हर प्रकार के नोट बराबर है, मान लिया कि हर प्रकार के नोट x है, तो ये भी x है यानी 2 इंटू एक्स हो जाएंगे रुपए में, इसके भी x नोट है तो 5 इंटू एक्स हो जाएंगे टोटल रुपए, इसके भी x है और इसके भी x है। टोटल रुपए किसके बराबर हो जाएंगे, इन सबको जोड़ दोगे इनके बराबर हो जाएंगे यानी 740 हो जाएंगे। x सब में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 2 + 5 + 10 + 20 बराबर 740 हो जाएगा। इनको यदि आप जोड़ते हो तो ये 30 और 7 37 हो जाएंगे यानी x बराबर 740/37 हो जाएगा, भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। यानी हर प्रकार के नोट 20-20 हैं। तो कितने हैं टोटल, 4 प्रकार के नोट है, हर प्रकार के 20-20 है, तो 20 इंटू 4 करोगे कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। सवाल नंबर 83 की बात करते हैं। 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% की दर पर उधार दिया जाता है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर इतनी है, इतनी यदि औसत निकाला जाता है कि उसने जो उधार दिया है औसत निकाला जाता है तो कुल का, तो वो 9.2% आ जाता है। तो दोनों का भाग पूछा गया है, कितना कितना होगा, दोनों भाग कितने कितने होंगे, यानी 8% पे उसने कितनी राशि उधार दी है और 10% पे कितनी दी है। तो देखो 8 हो गया है, एक आपका 10% पे दे रहा है, एक 8% पे दे रहा है। यदि औसत निकालते हैं, पूरे की वैल्यू बात कर रहा है वो, यदि पूरे की बात की जाए तो 9.2% पे। इनको यदि आप घटाते हो, इनको यदि आप घटाते हो तो कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 0.8 के बराबर आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, ये 1.2 के बराबर आ जाएगा। थोड़ा और सरल करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 2:3 में आ जाएगा, इतना अनुपात आ चुका है। यानी यहाँ पर 2 राशि लगाई गई है, यहाँ पर 3 राशि लगाई गई है, दोनों को जोड़ोगे तो ये 5 आ जाएगा। और 5 की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, ये आपको 10,000 के बराबर दे रखी है 5 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2,000 के बराबर हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू तो हो जाएगी मेरी किसके बराबर, 4,000 के बराबर, जो आपकी पहली राशि है। और 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये मेरी 6,000 के बराबर हो जाएगी। तो 4,000 और 6,000 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 84 की बात करें। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुना और सी के निवेश के 4 गुने बराबर है। तो कुल लाभ में सी का हिस्सा बताना, सी का हिस्सा दे रखा है, ए का बताना है। सबसे पहली बात, ए का 3 गुना, बी का 2 गुना और सी का 4 गुना, ये आपस में सी का 4 गुना, ये आपस में बराबर है। तो यहां से हम एबीसी का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करो, जो ये संख्याएं दे रखी है आप इनके भाग में ले जाने की कोशिश करो एबीसी के, तो वही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो किस प्रकार से, सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, तो सबको 12 12 से डिवाइड कर दो,
इसको यदि 12 से करते हो तो नीचे 4 आ जाएगा, इसको 12 से करोगे 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, और इसको 12 से करोगे तो 3 आ जाएगा। अब जो नीचे संख्या है यही एबीसी का अनुपात है, यानी कि एबीसी किस अनुपात में आ चुके हैं, 4:6:3 इस अनुपात में आ गए हैं। अब आपके पास देखो सी की वैल्यू दे रखी है, सी का मान कितना है 3, 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक इतना बार हो जाएगा। तो हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है, तो ए की वैल्यू है 4, 4 की वैल्यू पूछी गई है, 4 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 6 24, 2 आई हासिल, 4 और 2 6, 64 84, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 85 की बात करते हैं। 300 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, ये आपका 21 और 2 42 आ जाएगा, 42 आपका एलसीएम आ चुका है। तो आपको क्या करना है, 300 को भी 42 से डिवाइड करना है और 700 को भी 42 से डिवाइड करना है। अब देखो 42 का भाग आता नहीं है, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 3 से यदि इसको काटते हैं तो ये आपका 12 बार जाएगा, 12 क्या 14 बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 7 से काटोगे तो 6 बार जाएगा। अब आप 100 में भाग दो, ऊपर बचा कितना, 100 बचा है, क्योंकि 3 को तो काट दिया है, बाकी 1 और 00 100, 100 में 14 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे क्या बचता है उसको नहीं लिखना, पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार। 6 की बात करते हैं, कितनी बार भाग जाएगा, 96 में आता है, कितनी बार, 16 बार, तो 16 बार जाएगा। इनको आप घटा दो, 16 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9 बच जाएगा। यही आपके संख्याएं हो चुकी है जो 300 और 700 के बीच में है, 2, 3 और 7 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी, ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। अब देखो 15% का भिन्न में क्या मान होता है, हम कहेंगे 3/20 मान होता है, यानी 20 की चीज हानि पर दे रहा है, यानी कि 3 की हानि हो रही है, ठीक है। तो कितना हो गया, विक्रय मूल्य 17 हो चुका है, क्रय मूल्य कितना हो चुका है 20, तो 20:17 हो चुका है, ये आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। ये तो वैसे तो रीजनिंग का सवाल है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। 13 को 13 को आप सबसे पहले क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 117 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 13 और 9 को जोड़ना है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को यदि आप प्लस करते हो तो ये आपका आ जाएगा, 13 में 9 जोड़ने पर 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब 22 से एक अधिक करते हो 23 हो जाता है, तो आपको एक अधिक, जितना योग आ रहा है ना उन दोनों का, उनमें से एक अधिक घटाना है, यानी 23 यदि आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाता है, और यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा। तो ये किया गया है इसके अंदर। इसी प्रकार से 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका, 126 आता है, 26 आता है। अब 26 में से क्या इन दोनों का योग करोगे आप, कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, 25 + 1 26 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही आपको यहाँ करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 144 आ जाता है, फिर 24 को इसमें जोड़ोगे तो ये आपका 30 और एक अधिक करने पर 31 हो जाता है। 31 यदि आप इसमें से घटाते हो तो आपके पास 3 बच जाएगा, 1 113 हो जाएगा। ये लॉजिक लगाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, मूलधन का मान बताना है। तो देखो 3 वर्षों में कोई राशि इतनी हो गई है 840, यानी कि एक तो राशि खुद है और क्या है, 3 का ब्याज है, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज आया है वो है बराबर बराबर हर साल का। इसी प्रकार से राशि 7 साल में 1200 हो जाती है, तो एक राशि तो खुद है और 7 साल का जो ब्याज है वो है। जब यदि हम दोनों को घटाते हैं
तो हमारे पास 4 वर्षों का क्या चीज आता है, ब्याज आ जाता है। कैसे कैसे आता है, 4 में से यदि 3 घटाते हो तो 4, तो इधर तो 4 हो गया है। अब यदि इन दोनों को घटाओगे तो x से x राशि तो कट जाएगी, 4 वर्ष का ब्याज ही बचेगा। तो यदि हम 1200 में से 840 को यदि आप घटाते हो तो कितना आता है आपके पास, एक तो जीरो आ चुका है, एक आपके पास बचेगा, 6 आएगा, फिर यहाँ पर 9, 360 आ जाएगा 4 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज पर हर साल का ब्याज बराबर होता है, तो इसको 4 से आप डिवाइड कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ष 90 रुपए ब्याज आया है। अब देखो यहां बात करते हैं 840 कितने सालों में बनी है, 3 साल के अंदर, यानी कि 3 साल के अंदर बनी है, राशि खुद है और 3 साल का ब्याज है। तो 3 साल का सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, 3 वर्ष ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 90 है तो 3 साल का 270 हो जाएगा। तो देखो आप 840 में से 270 घटा देते हो तो आपके पास मूलधन राशि आ जाएगी। 840 में से 270 घटाना है, जीरो हो चुका है, ये आपका 7 हो जाएगा, इकाई हासिल 3, यानी 570 आपकी राशि थी स्टार्टिंग का, जो मूलधन आपका कितना था, 570 था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। देखो लागत मूल्य का मतलब क्या है, जितना लगा है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और उसके बाद में एक अंकित मूल्य मार्क प्राइस हो जाएगा और एक सेलिंग प्राइस हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना अधिक है, 32%, यानी कि ये 32 आपको लाभ दिया गया है। आप यदि क्रय मूल्य 100 मानते हो तो आपका एसपी कितना हो चुका है, हम कहेंगे कि ये आपका 132 हो चुका है, क्योंकि 32 का लाभ हो चुका है। वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, लागत और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा गया। देखो ये नहीं करना है, सिंपल सा है, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। देखो 100 में से यदि मैं ना जो मेरा छूट है उसको घटा दूंगा तो वो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में मैं यदि जो मेरा लाभ है वो जोड़ दूंगा तो अंकित मूल्य आ जाएगा। ये आपका लाभ ही है, जो 32 देर का है लाभ ही। तो देखो 100 में से हम छूट घटाते हैं, कितनी 12 की छूट दिए, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और 100 में से हम यदि 32 जोड़ देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। सरल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। कौन सा हो चुका है, डी ऑप्शन हो चुका है, इतना आ गया मान इस प्रकार से। अब बात करते हैं 90 नंबर सवाल की। एक व्यक्ति ने 6600 रुपए का निवेश किया, जब उसने 100 रुपए के शेयर को 110 रुपए में बेचा, यानी ये तो उसकी फेस वैल्यू है या मार्क प्राइस कह दो, शेयर के ऊपर जो लिखी हुई प्राइस है वो तो इतनी है। उसके बाद में 110, यानी कि अभी मार्केट प्राइस उसका इतना चल रहा है, 30% लाभांश घोषित घोषित किया गया, यानी कि ये डिविडेंड है जो किस पर मिलेगा, जो फेस वैल्यू है उस पर मिलता है। अब पूछा गया है कि उसकी वार्षिक आय कितनी हुई, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं कितने हैं। तो देखो टोटल पैसे उसने इतने खर्च किए, एक शेयर की वैल्यू मार्केट प्राइस इतनी थी, उस पर उसने इतना खर्च कर कर खरीदे हैं, तो जीरो से जीरो कट गया, क्योंकि कोई भी शेयर मार्केट प्राइस पे ही खरीदा जाता है। 11 से ये 60 आ चुका है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो चुके हैं, 60 शेयर थे। अब 60 शेयर थे, अब हमें निकालना है कि कितनी आय हुई, ये एक चीज हमने निकाल दी है, नंबर ऑफ शेयर। अब देखो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो एक शेयर पर कितना लाभ हुआ है वो निकाल देते हैं। एक शेयर का डिविडेंड कितना है, 30% है, तो 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा, यानी एक शेयर पर कितना लाभ हो रहा है, 30 का लाभ हो रहा है, 30 का लाभ हो रहा है। तो टोटल आय यदि निकालनी है तो 60 इंटू 30 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये 1800 आपका आ जाएगा, यानी एक शेयर पर लाभ, तो 60 शेयर पर कितना लाभ होगा, 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
91 की बात करते हैं। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए? कह रहा है कि 3% को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, यानी कि 100 की चीज को आपको 3% की छूट दे दी तो कितना कर दिया, 97 हो गया। वापस प्राइस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। अब की बार किसको पे प्लस करना पड़ेगा, 97 पे करना पड़ेगा। तो 3/97 × 100 ये हो जाएगा आपका। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपका 3.09 आ जाएगा। या तो आप ऐसे देख सकते हो कि देखो कि 3 कितना है वो बताना है, तो 100% है ना, वो तो 97 है। 10% कितना हो जाएगा, 9.7 हो जाएगा। 1% की यदि बात करते हैं, ये परसेंट की बात चल रही है सब, 1% की बात करते हैं तो 0.97 हो जाएगा, इतना हो जाता है। तो देखो 3 बनाना है हमको, तो लगभग 3% की वैल्यू यदि निकालते हैं ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3% की वैल्यू 3×7 = 21, 2 आई हासिल, और 3×9 = 27 और 2 27, 3×9 = 27 और 2 29। ठीक है, तो इतना आ चुका है, 2.91 आ चुका है 3% की वैल्यू। हमें कितना बनाना है, टोटल 3 बनाना है। ठीक है, 3 बनाना है। 3% की वैल्यू इतनी आई है, तो 3 बनाना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, +3 होगी। +3 ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हो चुका है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। नहीं तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, हम इसको क्या करेंगे, 300/97 कर देंगे, भाग दोगे आप। 97 से पहली बार जाएगा, 291 बार जाएगा, फिर आपका कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर 9 में भाग जाता नहीं है, 0 उतरेगी, ठीक, पॉइंट लगेगा, फिर एक 0 उतरेगी, फिर भी भाग नहीं जा रहा, 0 उतरेगी, तो ये 0 हो चुकी है। और उसके बाद में यदि आप भाग देते हो, कितना आया, 900। 900 में यदि आप भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा, 10 बार तो 970 आता है, इसलिए 9 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चाहे आप भाग दे के कर सकते हो, चाहे किसी भी प्रकार से कर सकते हो, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 92 की। 4 व्यक्तियों की कुल आयु 86 दे रखी है। 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु कितनी थी, ये बतानी है। कुल आयु देखो इतनी है, 4 साल पहले, यानी प्रत्येक की 4 साल कम करनी पड़ेगी। एक की यदि 4 कम करते हैं तो 4 की कितनी टोटल कम हो जाएगी, 16 कम करनी पड़ेगी। 86 में से यदि आप 16 कम करते हो तो 70, यानी कि 4 साल पहले उन चारों का योग 70 होगा। ठीक है, तो 4 साल पहले प्रत्येक का औसत कितना हो जाएगा, 4 लोग थे, 4 से भाग दे दिया, 35 और 35 का आधा 17.5, ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सवाल नंबर 93 की बात करते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं, तो 32 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। मान लिया कि एक आदमी m घंटे काम करता है, ठीक है, तो एक आदमी m घंटे काम करता है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है उसको, ठीक है, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 8 × m हो गए। अब 30 पुरुष थे तो 30 को और मल्टीप्लाई कर दो, और ये काम पूरा का पूरा 16 दिन में, तो 16 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल काम इतना हो चुका है कि m यूनिट एक आदमी खोदता है, तो 8 घंटे में वो 8 यूनिट खोद देगा। और इसी प्रकार से फिर 30 पुरुष, तो ये टोटल इतना खोद देंगे और 16 दिन तक पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बात मैन की चली है, मैन एक दिन 1 घंटे में m काम करता है, तो x घंटे में, क्योंकि घंटे पूछे गए हैं कितने घंटे, तो हमने मान लिया कि x घंटे में यदि m आदमी है, एक आदमी m काम करता है, और x घंटे यदि वो काम करे, इस प्रकार से 32 पुरुष है, 32 लोग हैं, एक आदमी m
काम करता है? 32 आदमी 32 एम काम करेंगे और x घंटे में 32 mx काम कर देंगे, और इस प्रकार से पूरा काम ये 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर होंगे। तो m से तो देखो m कट जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर जो संख्याएं बची है 16 से ये 32 दो बार जाएगा आपका, इस प्रकार से 0 से आपकी एक 0 और कट जाएगी। ठीक है, ये 2 यदि हम इधर काटते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 2 से यदि काटोगे, संख्याएं लिख लेते हैं पहले क्या क्या बचा हमारे पास। एक 3 बचा है, एक 8 बचा है, इधर क्या बचा है, एक 2 बचा है, एक और 2 बचा है, ये आपके x के बराबर है। तो आप भाग दोगे, ये आपका 4 से 2 बार जाएगा, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ चुका है, ये आपका 3 × 2 बराबर 6 घंटे आ चुका है। प्रतिदिन 6 घंटे काम करना पड़ेगा उनको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 94 की बात करते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो। ये हो चुकी है हमारी सबसे छोटी संख्या, यही हो सकती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आप इसको 91 से डिवाइड करो। तो 91 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले कितनी बार गया, एक बार गया, कितना बचा, यहाँ पर आपका 9 बच गया। फिर 0 उतारा। अब देखो 91 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या पॉइंट लग जाएगा, एक 0 और उतर जाएगी आपकी। देखो ये आपका पॉइंट नहीं लगेगा। देखो क्या हुआ, आपस से बात करते हैं, सारा गड़बड़ हो गया। सबसे छोटी संख्या क्या थी, ये हो जाएगी 5 अंकों की, यानी 4 0 और एक खुद। 91 से इसको भाग देना है। सबसे पहले एक बार गया, 91 आ जाएगा। कितना बचा, 9 बचा। फिर 0 उतारा, भाग नहीं जा रहा। अब ये 0 उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 लग जाएगी यहाँ पर। तो ये आपका उतर चुका है। अब 91 का भाग इसमें देखो, 10 बार तो 910 आते हैं, तो यानी कि 9 बार भाग जाएगा। 9 बार कितने बार आएगा, यानी 10 बार तो इतना आता, 9 बार भाग देके आप देख लो कितना आता है। 9 से दोगे तो 9, और ये आपका इतना आ जाएगा। तो इतना भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाता है, यहाँ पर 2, ये आपका 2, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 आएगा, और ये आपका एक 0, यानी 81 बच चुका है अब आपके पास शेष। अब 91 का भाग इस 81 में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जो हमारे पास शेष बचा है, पूरा पूरा भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 91 का इसके अंदर कितना प्लस करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा। 10 प्लस करना पड़ेगा तो 91 बन जाएगा ये, और इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि हमने स्टार्टिंग में नंबर क्या माना, ये माना था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 91 का भाग देने के लिए हमें कितना और जोड़ना पड़ा, 10 और जोड़ना पड़ा। तो हमारी वो संख्या क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है जिसके अंदर 91 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 95 की बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, उनका अंतर 48 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखो दो संख्याएं हैं, 5:8 है, इनका अंतर देखते हैं तो 3 है। 3 की वैल्यू आपको 48 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। छोटी संख्या दोनों में 5 अनुपात है, तो ये आपकी 80 हो जाएगी। वो बड़ी संख्या पूछता तो आप 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते, वो आपकी बड़ी संख्या आ जाती। ठीक है, वो आपकी कितनी आ जाती, 128 आ जाती, इस प्रकार से आ जाती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी संख्या पूछी गई है। 96 की बात करते हैं। एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है, एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 44% का लाभ कमाता है, और प्रत्येक को समान कीमत पर बेचता है वो। तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत बतानी है, कितनी थी, कितने में उसने खरीदी थी स्टार्टिंग में, हानि पर जिस बकरी को बेचा गया है। विक्रय मूल्य दोनों का समान दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया पहले की x और दूसरे का क्रय मूल्य y है। अब पहले को क्या है, 20% की हानि पर बेचा गया है, तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य इसका ये हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं,
कितने पे? 44% लाभ पर, यानी वाई पर क्या हुआ है? 44% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 144/100 हो जाएगा। अब ये दोनों विक्रय मूल्य क्या है? समान कीमत पर बेचा गया है, विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहां से क्या होगा? 100 से 100 कट जाएगा, कट जाएगा। और भी कटेगा क्या कुछ? 80, और इनको यदि काटते हैं, इससे कटेगा, 4 से कट जाएगा क्या? 4 से काटोगे यदि आप, यहाँ आएगा 20 आ जाएगा। और इसको 4 से यदि काटते हो, 4 तिये 12 हो जाएगा, और 4 छिक 24 हो जाएगा। ये हो चुका है। वापस यदि 4 से काटते हो तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। तो अब हमें यदि इनका x और y का अनुपात निकालना है तो उल्टा कर दो, 9:5 हो जाएगा। तो x और y का अनुपात कितना आ चुका है आपका? 9:5 आ चुका है। 9:5 आ चुका है किसका? x अनुपात y। तो हानि पर बेची गई बकरी कौन सा था? x वाले को हानि पर बेचा गया था, जिसका कितना है? 9। कुल टोटल कितना हो गया? ये आपका 13 हो गया। और 13 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1008 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू यदि कैसे निकालोगे? 9 बार 91 आएगा, 9 बार 91 आएगा, 1008 है, 14 है, ये 14 आएगा। और 14 का जब भाग दोगे कितना आएगा? 14 7 98, और फिर 2, 1 की वैल्यू 72 आ चुकी है। हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य 9 अनुपात है, और 9 का कितना हो जाएगा? 72 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 18, 63 और 1 64, कितना हो जाएगा? 648। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? सी हो चुका है। 93 की बात करते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर देती है। सबसे पहले तो जो ये चाल आपको इसमें दे रखी है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में यदि चेंज करते हैं तो 36 इंटू 5/18 करोगे। इस प्रकार आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड चाल आ चुकी है। और आपके पास समय कितना है? 25 का। तो आप दूरी निकाल सकते हो, 10 इंटू 25, ये आपका मीटर के अंदर आ जाएगा, जो कि मीटर में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 मीटर हो जाएगा। हो गई ये दूरी। अब देखो, 350 मीटर लंबे पुल को पार करना है, कितना समय लेगी? तो टोटल दूरी अब कितनी हो जाएगी? यदि पुल की बात करते हैं, समय निकालना है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 250 ये और 300 ये, टोटल दूरी हो जाएगी आपकी 600, क्योंकि इसके अंदर हमने 250 जोड़ दिए, ये 600 हो चुकी है आपकी। 600 दूरी हो चुकी है। और चाल तो पहले वाली होगी, ट्रेन की चाल तो सेम होगी। तो आपका 60 सेकंड आपको लगेंगे। कितना सेकंड? 60 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 98 की बात करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि इनकी जगह जो चिन्ह बताए गए हैं ऑप्शन नंबर में, जैसे स्टार की जगह ये आपको पहले प्लस मान देना है, या फिर आपको भाग बना देना है, और इसको आप इंटू बना देना है, इसको बराबर बना देना है। अब इसको चेक करके देखना है कि ऑप्शन नंबर सही आ रहा है क्या, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है क्या। तो ये सवाल भी आप मौखिक करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99 की बात करते हैं। 99 की बात करते हैं तो देखो, ये हो चुका है a² हो चुका है, ये यहाँ पर आपका b² हो चुका है, और यहाँ पर आ चुका आपका 2ab, और वो आपका माइनस का। तो हमारा फॉर्मूला बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान है इतना, और b का मान है 0.25, और पूरे का स्क्वायर। यदि इसको घटाते हैं तो 0.50 आता है, इसका पूरे का स्क्वायर। अब देखो, पॉइंट के बाद यदि संख्या दे रखी है तो लास्ट में 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 0.5 का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। और ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है, और स्क्वायर में पॉइंट है तो 2 स्थान बाद हो जाएगा 0.25, 0.25 माना जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। लास्ट सवाल, सवाल नंबर 100। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम कर कर 8400 रुपये कमाते हैं। कितने? एक सप्ताह के अंदर। तो मान लिया, देखो, एक व्यक्ति है जो m काम करता है या x काम करता है एक दिन में, m मान लो, चलो m काम करता है एक दिन में, तो 6 व्यक्ति कितना करेंगे? 6 हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, वो तो 8 से और मल्टीप्लाई कर दो।
और 7 सप्ताह प्रति सप्ताह, तो 7 ये आपका 6 घंटे काम करते हैं और 7 दिन काम किया, तो टोटल उनको कितना पैसा मिल गया? 8400 पैसा मिल गया। तो ये आप इसके नीचे रख दो। इसी प्रकार से यहां से आप देखो कि एक व्यक्ति एम काम करता है तो 9 व्यक्ति 9 एम काम कर देंगे, 6 घंटे काम करते हैं वो। इस प्रकार से 7 दिन काम किया उन्होंने, कितना पैसा मिलेगा उनको इस हिसाब से? तो एम से तो देखो एम कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये कट गए हैं। अब आपके पास एक्स का मान क्या आ जाएगा? 8400 आ चुका है, और ये 9 इधर चला जाएगा। इस प्रकार से नीचे कितना आएगा? 8 आ जाएगा, इतना आएगा। अब आप 8 का जब भाग दोगे इसके अंदर, तो सबसे पहले एक बार जाएगा, फिर 050 इंटू 9 ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका 0 आ चुका है, फिर 45 आ चुका है, फिर 9 आ चुका है, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, कि यानी कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो एक सप्ताह में कितना पैसा मिल जाएगा उनको? 9450 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर है जो कंप्लीट हो चुका है। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।